हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025। दूसरा है वर्ल्ड वेटनरी डे 2025। अगला है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट है सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को शामिल करने के लिए सहकारिता मंत्रालय और स्विगी इंस्टामार्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है भारतीय सेना की महत्वपूर्ण पहल न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा के लिए आर्मी हॉस्पिटल में पहली बार उन्नत 3D माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल लॉन्च। अगला है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की फिल्म ए डोल मेड अप ऑफ क्ले कांस 2025 में शामिल। नेक्स्ट है आकाशवाणी को इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित HPV परीक्षण किट को मान्यता। अगला है विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स रिपोर्ट जारी। नेक्स्ट है पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का निलंबन। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। नेक्स्ट है बियॉन्ड द कोर्टरूम प्रसिद्ध अधिवक्ता फली एस नरीमन पर सुभाष शर्मा द्वारा संकलित पुस्तक। और लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज आक्रमण भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है वो प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष इसकी थीम IP एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ IP रखी गई है। और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है और थीम IP एंड द म्यूजिक फील द बीट ऑफ IP रखी गई है। अगला है वर्ल्ड वेटनरी डे 2025। तो ये भी 26 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है और इसकी थीम पशु स्वास्थ्य के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है। एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम। ठीक है, तो ये इसकी थीम है एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम। पशु स्वास्थ्य के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है, ये इसकी थीम थी। अगला है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित। तो केरल राज्य के प्रमुख समाचार दैनिक जन्मभूमि डेली द्वारा आयोजित उद्योग विकास कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC को उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम पर केंद्रित एक तकनीकी सत्र भी शामिल था, जिसमें आगामी पलक्कड़ औद्योगिक स्मार्ट सिटी की रणनीतिक दृष्टि योजना और प्रगति के बारे में जानकारी दी गई थी। तो ये पलक्कड़ औद्योगिक स्मार्ट सिटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो पलक्कड़ औद्योगिक स्मार्ट सिटी केरल के पुडुचेरी सेंट्रल, पुडुचेरी वेस्ट और कनम्बरा में 1710 एकड़ में फैली हुई है। ये पलक्कड़ शहर से 21 किलोमीटर, कोचीन से 120 किलोमीटर और कोयम्बटूर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो एक केरल की परियोजना है, केरल में इसका विकास किया जाएगा पलक्कड़ औद्योगिक स्मार्ट सिटी का। अगला है सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को शामिल करने के लिए सहकारिता मंत्रालय और स्विगी इंस्टामार्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। भारत ऑर्गेनिक्स और अन्य सहकारी डेयरी उत्पाद अब स्विगी के ई-कॉमर्स और क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो सहकारी डेयरी और अन्य उत्पाद हैं उनको शामिल करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया गया है? तो वो स्विगी इंस्टामार्ट के साथ यह समझौता किया गया है। स्विगी के प्लेटफॉर्म पर समर्पित सहकारी श्रेणी बनाई जाएगी। ठीक है, अगले अलग से एक कोऑपरेटिव कैटेगरी बनाई जाएगी जिसमें ऑर्गेनिक्स, डेयरी, बाजरा और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने के मद्देनजर स्विगी सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर देश भर में सहकारी आंदोलनों, संगठनों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएगा। ठीक है, तो वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। 24 अप्रैल 2025 को सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने नोएडा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा का भी उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ स्थापित की गई है? राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
अगला है भारतीय सेना की महत्वपूर्ण पहल, न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा के लिए आर्मी हॉस्पिटल में पहली बार उन्नत 3D माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सेना की नई दिल्ली स्थित प्रमुख अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल R&R के नेत्र विज्ञान विभाग ने सशस्त्र बलों के लिए पहली और अनूठी उपलब्धि के रूप में 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए ग्लूकोमा अर्थात काला मोतिया, इसको काला मोतिया भी कहा जाता है ग्लूकोमा को, कि न्यूनतम चीरफाड़ वाली शल्य चिकित्सा की है। ठीक है, ये त्रिआयामी दृश्य प्रणाली विभिन्न नेत्र शल्य चिकित्साओं के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें भेंगापन, मोतियाबिंद, कार्निया, ग्लूकोमा और रेटिना संबंधी समस्याओं का उपचार शामिल है। इस प्रणाली में विशेष 3D पोलराइजेशन चश्मा और 55 इंच का 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल लॉन्च। तो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना है, इसको केंद्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था। अब इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और जारी किए गए हैं और एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े निवेश वैश्विक घरेलू को आकर्षित करके एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, क्षमता और योग्यता विकसित करके घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है। इस योजना का बजट परिव्यय है वो 22,919 करोड़ रुपए रखा गया है और इसकी अवधि 6 वर्ष रखी गई है, जिसमें 1 वर्ष का जेस्टेशन पीरियड शामिल है। मतलब जब से प्लांट लगने से लेके और प्रोडक्शन होने तक का जो पीरियड है वो 1 वर्ष का इसमें दिया गया है, तो उसको मिला के टोटल 6 वर्ष की अवधि है, अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 से 31-32 तक 25-26 से 31-32 तक इस योजना की अवधि रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 23-24 में 17% से अधिक की CAGR से 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया। 14-15 में 1.90 लाख करोड़ था और अभी 23-24 में 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक्स भारत से निर्यात की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी वस्तु बन गई है। तीसरी सबसे बड़ी वस्तु बन गई है इलेक्ट्रॉनिक्स भारत से निर्यात की जाने वाली, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन गया है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन गया है भारत। और इस अवसर पर सर्वम AI को भारत का पहला स्वदेशी AI आधारभूत मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। सर्वम AI को भारत का पहला स्वदेशी AI आधारभूत मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI की फिल्म ए डोल मेड अप ऑफ क्ले कांस 2025 में शामिल की गई है। तो 78वें फेस्टिवल डी कांस 2025 में प्रतिष्ठित ला सिनेफ सेक्शन में आधिकारिक चयन हासिल हुआ है इस फिल्म को। किसको? ए डोल मेड अप ऑफ क्ले। ठीक है, तो ला सिनेफ सेक्शन में इसको आधिकारिक चयन मिला है और इसके निर्माता साहिल मनोज इंगले हैं और ये सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्रों की फिल्म है। ठीक है, अगला है आकाशवाणी इंडिया को इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पहला है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला, तो ये है नई सोच नई कहानी स्मृति ईरानी के साथ एक रेडियो यात्रा। दूसरा पुरस्कार है स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्मित ऑडियो स्ट्रीमिंग कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का जो साप्ताहिक फोन इन शो पब्लिक स्पीक है उसको दिया गया है। और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ लेट नाइट शो, ये छाया गीत को दिया गया है। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सेलिब्रिटी शो ऑन एयर, ये उजाले उनकी यादों के इस प्रोग्राम को दिया गया है। पांचवा है सर्वश्रेष्ठ ट्रेवल शो, ये सफरफास्ट को दिया गया है। और छठा पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ इंटरस्टिशियल का पुरस्कार, ये शॉर्ट फॉर्म ऑडियो कंटेंट में अपनी रचनात्मक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए आकाशवाणी को प्रदान किया गया है। तो टोटल 6 पुरस्कार आकाशवाणी को दिए गए हैं। रेडियो और ऑडियो सामग्री उत्पादन में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले पुरस्कारों का तीसरा संस्करण 25 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये पुरस्कार कहाँ दिए गए हैं? 25 अप्रैल को मुंबई में दिए गए हैं। अगला है सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित HPV परीक्षण किट को मान्यता। तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये मान्यता प्रदान की गई है।
और ये माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन और मोल बायो डायग्नोस्टिक द्वारा विकसित 2 एचपीवी परीक्षण किटों को ये मान्यता दी गई है। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन और मोल बायो डायग्नोस्टिक द्वारा विकसित 2 टेस्ट किटों को ये मान्यता दी गई है। एचपीवी देख लेते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता क्या है? तो एक यौन संचरित संक्रमण है। ये त्वचा, जननांग क्षेत्र और गले को प्रभावित करता है और सर्वाइकल कैंसर एचपीवी के कारण होने वाला सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर है। ठीक है, वर्तमान में सर्वाइकल कैंसर का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। अगला है विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स रिपोर्ट जारी। तो इसमें भारत के बारे में जो निष्कर्ष दिए गए हैं वो देखते हैं। पहला है गरीबी के बारे में। तो भारत ने 10 वर्षों में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। 10 वर्षों में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है और प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात, जो अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, 2011-12 में 16.2% से तेजी से गिरकर 22-23 में केवल 2.3% रह गया है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है 2.15 की अमेरिकी डॉलर की, तो उससे नीचे जो जीवन यापन करने वाले हैं 2011-12 में 16.2% थे और 22-23 में केवल 2.3% रह गए हैं। ठीक है, आगे है ग्रामीण शहरी अंतराल। तो जो गरीबी का ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच का जो अंतराल है वो 7.7% अंक से घटकर 1.7% रह गया है। ठीक है, अगला है बहुआयामी गरीबी। तो जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई द्वारा मापी गई गैर मौद्रिक गरीबी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्थितियों जैसे कारकों पर विचार करती है। 2005-06 में 53.8% से घटकर 2019-21 में 16.4% हो गई है। ठीक है, तो जो 2005-06 में 53.8% थी एमपीआई और 2022-23 में 15.5% हो गई है। और 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश 2011-12 में भारत के 65% अत्यंत गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत के जो 65% सबसे गरीब लोग हैं वो इन 5 राज्यों में निवास करते हैं। कौन कौन से? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां मध्य प्रदेश। अगला है असमानता। तो भारत का उपभोग आधारित गिनी सूचकांक 2011-12 में 28.8 से सुधरकर 22-23 में 25.5 हो गया है। ठीक है, जो आय असमानता में कमी का संकेत है। ये 28.8 था 2011-12 में और 22-23 में 25.5 हो गया। जो गिनी सूचकांक है वो आय असमानता की एक माप है। ठीक है, आय असमानता की एक माप है। अगला है रोजगार। तो वर्ष 2021-22 में रोजगार वृद्धि ने कार्यशील आयु वर्ग की आबादी को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो जो वर्किंग एज ग्रुप है उसकी जो ग्रोथ रेट है उससे वर्किंग एज ग्रुप की ग्रोथ रेट से रोजगार की जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा हो गई है 2021-22 में। ठीक है, विशेष रूप से महिलाओं के बीच रोजगार दर बढ़ी है। हालिया आंकड़े 2018-19 के बाद पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पुरुष श्रमिकों के स्थानांतरण का संकेत देते हैं। ठीक है, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन पुरुषों का हो रहा है 2018-19 के बाद से, जबकि कृषि में ग्रामीण महिला रोजगार में वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर में जब पुरुष गांव से निकल करके शहरों में रोजगार के लिए आएंगे तो एग्रीकल्चर में अपने आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्वरोजगार में भी वृद्धि हुई है, विशेषकर ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच, जिससे आर्थिक भागीदारी में उनका योगदान बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में पहली तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.6% हो गई है, जो 17-18 के बाद सबसे कम है। तो ये इस रिपोर्ट के निष्कर्ष थे। अगला है पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का निलंबन। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद भारत ने सिंधु नदी समझौता है उसको निलंबित कर दिया है। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता है उसको निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान द्वारा 1972 के शिमला समझौते के निलंबन की घोषणा की गई है। शिमला समझौता है वो एक द्विपक्षीय संधि है जिस पर 2 जुलाई 1972 को शिमला हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों देशों के बीच में LOC है, ये शिमला समझौतों के द्वारा डिसाइड की गई थी। आगे है इसके प्रमुख प्रावधान। तो इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे वो देख लेते हैं। पहला था विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ठीक है, कश्मीर सहित सभी विवादों को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाएगा। ठीक है, पहला ये था। दूसरा था संप्रभुता का सम्मान। तो एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हुए थे दोनों देश। तीसरा था युद्ध विराम रेखा का पुनः निर्धारण। तो जम्मू और कश्मीर में 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में पुनः नामित किया गया तथा दोनों देशों ने मतभेदों के बावजूद इसे एक तरफा रूप से नहीं बदलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। जो युद्ध विराम रेखा थी उसको नियंत्रण रेखा के रूप में पुनः नामित कर दिया गया। LOC इसको अब बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता है। चौथा था राजनयिक संबंधों का सामान्यीकरण, एक दूसरे के यहाँ राजनयिकों की नियुक्ति। पांचवा था युद्ध बंदियों की रिहाई। तो ये जो शिमला समझौता था, ये जो भारत पाकिस्तान 1971 में युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उसके बाद में किया गया था। ठीक है, तो जो बांग्लादेश युद्ध में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो उसमें 93,000 पाकिस्तान के फौजियों को भारत ने बंदी बना लिया था। ठीक है, तो उनकी रिहाई भी इस समझौते के जरिए सुनिश्चित की गई। ठीक है, ये सबसे बड़ी युद्धबंदियों की रिहाई थी। 93,000 फौजियों को युद्धबंदी बनाया था भारत ने, ये सबसे बड़ी युद्धबंदियों की रिहाई थी। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। तो किसको प्रदान किया गया है? तो ये आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, कुमार मंगलम बिड़ला को। इस पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गायिका आशा भोसले और अभिनेता अमिताभ बच्चन शामिल है। किन किन को मिल चुका है? पहले नरेंद्र मोदी को, आशा भोसले को और अमिताभ बच्चन को पहले ये मिल चुका है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना 2022 में दिवंगत लता मंगेशकर की याद में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बियॉन्ड द कोर्टरूम, प्रसिद्ध अधिवक्ता फली एस नरीमन पर सुभाष शर्मा द्वारा संकलित पुस्तक है। बियॉन्ड द कोर्टरूम किसकी पुस्तक है? ये फली एस नरीमन पर लिखी गई पुस्तक है जो सुभाष शर्मा द्वारा संकलित की गई है। ठीक है, और अगला है एक्सरसाइज आक्रमण। तो ये भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास है। तो अभी जो पहलगाम अटैक हुआ है, तो उसके जवाब में भारतीय वायुसेना तैयारी कर रही है। इसमें राफेल और विमान है और इसके अलावा जो Su-30 विमान है भारत के, वो इसमें भाग ले रहे हैं, सुखोई 30। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।